हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राजस्व के बारे में। राजस्व से रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। राजस्व यानी भारत की जो बजट होती है, भारत के जो पैसे होते हैं वो कहाँ से आते हैं। जो भी बजट होता है वो बजट के पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ खर्च होते हैं, कौन पेश करता है बजट को, और भारत के राजस्व कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, भारत के जो कर है इनका ज़्यादातर इसका जो स्रोत है कहाँ से है। आज हम सब इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। हम लोग का वित्तीय वर्ष जो भी वर्ष प्रारंभ होता है वो जनवरी से होता है, लेकिन भारत का जो वर्ष प्रारंभ होता है, वित्तीय वर्ष जो प्रारंभ होता है वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष चलता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बैंकों में ज्यादातर मार्च के लास्ट में यानी 15 मार्च के बाद से इन लोगों का हालत खराब होता है। बैंक के कर्मचारियों का सारा डाटा इधर उधर सही करना, जुटाना, एकदम सबका हालत खराब होता है, ढंग से काम नहीं करते हैं सब। ठीक है, खासकर जो पेंशन वाले हैं या जो पेमेंट वाले हैं उनका भी जो अप्रैल में पेमेंट आता है वो लेट से आता है, हफ्ता दिन 10 दिन लेट से ही आता है, 2 दिन 4 दिन लेट से आता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 1 अप्रैल से भारत का राजस्व वर्ष शुरू होता है। अगला है, बजट एक लेख पत्र है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का, या सरकार की मुद्रा बजट नीति का। देखिए, बजट जो है सरकार की एक राजनीतिक राजकोषीय नीति है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है। शून्य आधारित बजट वो होता है इसमें हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाए। ठीक है, बिल्कुल नए सिरे से जीरो लेवल से बजट को तैयार किया जाए, वो होता है शून्य बजट। तो ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और शून्य बजट सबसे पहले आया था 1967 में अमेरिका में। भारत में इसे अपनाया गया था 1987-88 में। ठीक है, अगला है, शून्य आधारित तकनीक किस देश की देन मानी जाती है। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले अमेरिका में आया था 1967 के आसपास में। ठीक है, 62 में आया था। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका शून्य आधारित बजट तकनीक के सर्वप्रथम कब आया था। तो सर्वप्रथम भारत में अमेरिका में कब आया था, तो 1977। ठीक है, आया था 1962 में, लेकिन जब अपनाया गया था वो 1977 में अपनाया गया था। ठीक है, सबसे पहले अमेरिका में 1962 में शुरू हुआ था, लेकिन जो अपनाया गया था वो नियमित रूप से वो 1977 से अपनाया गया था। भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष से वार्षिक बजट में अपनाया गया था। तो भारत में जो है सबसे पहले 1988-89 में अपनाया गया था। ठीक है, 87-88 में। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया है। तो भारत में शून्य आधारित बजट कौन से राज्य में अपनाया गया है, तो ये राज्य आंध्र प्रदेश है। अगला देखते हैं, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जब भारत में शून्य बजट आयोग को लागू किया गया था। तो ये थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अगला है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंच जाता है राष्ट्रपति द्वारा, अध्यक्ष द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या वित्त मंत्री द्वारा। देखिए, वार्षिक बजट जो है वो राष्ट्रपति की सहमति से जाता है। तो ऑप्शन जो है 1 हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, केंद्र सरकार के बजट के लागू खाते में चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है प्रतिरक्षा व्यय है, केंद्रीय योजना है, ब्याज भुगतान या सामाजिक योजना पर व्यय है। देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है, तो ये है केंद्रीय योजना। जो केंद्रीय योजना रहती है ना, ये सबसे बड़ा खर्च करने का है। अगला चलते हैं, भारत में अधिकतर कर आय प्राप्त होता है निगम कर से, आय कर से, आयात शुल्क से, या केंद्रीय उत्पाद शुल्क से। तो भारत में सबसे ज्यादा जो आय प्राप्त होता है वो निगम कर से होता है। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। गैर योजना का व्यय अंग नहीं है, इनमें से कौन सा होगा। परीक्षा परिरक्षा प्रतिरक्षा व्यय, परिधान का प्रतिदान का भुगतान, ब्याज भुगतान, विज्ञान एवं तकनीक विकास हेतु आवंटन।
तो ऑप्शन जो है हमारा 12 का डी होगा, ऑप्शन विज्ञान एवं डी तकनीक के लिए। अगला है भारत सरकार की कुल कर भारत आय में सर्वाधिक योजना क्या होती है? योगदान सबसे ज्यादा भारत में जो कर का आय होता है किसमें होता है? तो केंद्रीय आबकारी कर का। अगला है केंद्रीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है। केंद्रीय बजट को अधिनियम आय कब प्राप्त होती है? तो ये होता है कॉर्पोरेट कर से। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो संघ सरकार का स्रोत नहीं है व्यापार कर। अगला है राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का जो होता है वो सार्वजनिक ऋण के द्वारा होता है। अगला है निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो सबसे ज्यादा भारत को राजस्व की प्राप्ति निगम कर से होता है, हमने शुरू में ही पढ़ लिया है। अगला है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे अधिक योगदान राजकोषीय घाटे का है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो राजस्व का स्रोत कौन सा नहीं है? आयकर, कारपोरेट कर, कृषि आयकर या उत्पाद शुल्क। तो राजस्व का जो स्रोत नहीं है वो कृषि आयकर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगला है भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्ति के बीच अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, राजस्व घाटा या चालू घाटा। तो ऑप्शन जो है हमारा बजटीय घाटा सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजकोषीय घाटे से तात्पर्य यह है कि कुल व्यय जो राजस्व प्राप्ति होती है या ऋण की वसूली होती है या जो निवेश करके प्राप्त होती है, इसका जो ये जो होता है ये राजस्वीय घाटा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है, इसको अधिक और वृद्धिशाली मात्रा में किसी प्राप्ति के उपाय करने होंगे, वह क्या है? कर आय, गैर कर आय, ऋण या अनुदान। तो भारत में अगर वृद्धि लानी है तो कर आय को लाना होगा। अगला है हाल के वर्ष में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद रहा है। तो हाल के वर्ष में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद क्या रहा है? रक्षा व्यय, ब्याज की अदायगी, बड़े उत्पादन या पूंजी व्यय। तो ऑप्शन जो है हमारा ब्याज का अदायगी सही होगा। अगला है संघ सरकार द्वारा किस कर की वसूली नहीं की जाती? तो संघ सरकार के द्वारा कृषि भूमि पर आय जो कर होता है उस पर कर वसूली नहीं की जाती। यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जा सकता है? साख अनुदान, अनुपूरक अनुदान, लेखा अनुदान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो भारत का जो आधार होता है वो लेखा अनुदान पर आधारित होता है। ठीक है, अगला है लेखा अनुदान और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? तो लेखा अनुदान वो होता है पहला है स्थानीय सरकार, मतलब ये दो दिया है, दो में से हमें देखना है कि दोनों सही है, एक सही है, कोई इनमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, स्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम के प्रावधान का प्रयोग करती है। ऐसा नहीं है, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंध होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवर्ती दोनों सम्मिलित होते हैं। बिल्कुल सही है, 2 नंबर सही हमारा होगा, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है भारत के संविधान में बजट को क्या कहते हैं? तो भारत के संविधान में बजट को वार्षिक बजट स्टेटमेंट कहते हैं, वार्षिक बजट स्टेटमेंट। अगला है भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी? तो आमदनी पर सबसे कर की शुरुआत भारत में जेम्स विल्सन ने की थी।
अगला है संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आयकर, सीमा शुल्क या निगम कर या उत्पाद शुल्क? ऑप्शन जो है वो निगम कर हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो कौन सा कर जो है वो सेवा कर है, शिक्षा कर है, सीमा कर है या मार्ग कर है? तो भारत में जो है वो मार्ग कर नहीं लगाया जाता। टोल टैक्स नहीं लेते क्या भाई? कर मार्ग नहीं लगाया जाता। ये टोल टैक्स फिर क्या है? कैसे कैसे लूटते हैं भाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह केंद्रीय कर से संबंधित है? तो केंद्रीय कर से संबंधित क्या है? उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क तथा आयकर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला है, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है। कृषि आय कर जो है कहाँ लगाया जा सकता है? तो राज्य सरकारों के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर जो डायरेक्ट लिया जाता है सीधे, तो है संपदा कर। ओके। अप्रत्यक्ष कर होता है जो घुमा फिरा के लिया जाता है, जो डायरेक्ट लिया जाता है उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? पूर्ण रोजगार है, कीमत स्थिरता है, संपत्ति और आय का न्योचित वितरण है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनिमय। ये नहीं है, बाकी ऑप्शन जो है तीनों है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। कराधान का उपकरण, कराधान का उपकरण क्या होता है? तो राजकोषीय नीति होता है। ठीक है, कराधान का उपकरण राजकोषीय नीति होता है। भारत सरकार का व्यय किस पर इमदाद के कारण अधिकतम है? तो भारत का जो इस कर है वो किसके लिए अधिकतम है? तो तेल पर बहुत ज्यादा कर लगता है, तेल पर पूछिए मत, इतना ज्यादा कर लगता है। अगला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है वो वित्त संस्थान के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा, संस्थानीय वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। संघ सरकार द्वारा अर्जित कौन से राजस्व को राज्य सरकारों में वितरित नहीं किया जाता? उत्पाद शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन हमारा सीमा शुल्क सही होगा। अगला है, वंशानुगत संपत्ति की बिक्री पर कौन सा कर लगता है? वंशानुगत जो संपत्ति है उसकी बिक्री पर कौन सा कर लगता है? पूंजी लाभ कर लगता है। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय तैयार करती है, वित्त मंत्रालय। अगला है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे के वित्तीय व्यवस्था का मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है। अगला है, किसमें एक भुगतान है जो सरकार किसी उत्पाद को किसी वस्तु के बाजार मूल्य के पूरक के रूप में लेती है? शुल्क, सब्सिडी, संपत्ति कर या निगम कर? तो हमारा सब्सिडी बिल्कुल सही होगा। अगला है, वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? तो वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं। अगला है, सामान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश जो है वो फ्रांस था, फ्रांस। अगला है, वस्तु एवं सेवा कर में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया जाता? तो इसमें शामिल कौन सा नहीं किया जाता? तो उत्पाद शुल्क होता है, सीमा शुल्क नहीं होता, मूल्य कर होता है, सेवा कर होता है, सीमा शुल्क ये नहीं होता। अगला है, भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय राज्य बिहार, पश्चिम बंगाल, असम या मेघालय? तो भारत में जीएसटी संविधान संशोधन की देने वाला पहला राजकीय भाषा भारतीय संसद द्वारा पारित जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला राज्य जो बना था वो बना था असम। ठीक है। अगला है, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। संसद भवन से, इंडिया गेट से, प्रधानमंत्री कार्यालय से या राष्ट्रपति भवन से? भैया जीएसटी कहाँ से शुरू होगा?
संसद भवन से ही शुरू होगा, बाकी तो इंडिया गेट से कहीं शुरू होगा। अगला है जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कार के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी की दर क्या है। तो लॉटरी हो या समझ के सबकी जो है पुरस्कार के लिए जो जीएसटी का दर होता है, जो कौन बनेगा करोड़पति में भी जो लोग खेलते हैं उनके लिए जीएसटी का जो दर है वो 28% है। अगर आप 1 करोड़ जीतते हैं तो उसमें से 28 लाख आपका खींच लिया जाएगा, आपको मिलेगा कितना, 72 लाख। ठीक है, अगर कौन बनेगा करोड़पति में, अगर आपने 1 करोड़ जीत लिया तो आपको उसमें से 28 लाख वापस सरकार लेगी, दो 28 लाख हमको। अब तुम करोड़पति बने हो लेकिन अब करोड़पति रह नहीं गए, अब लाखपति ही रह जाओगे, कितना मिलेगा, 72 लाख लेके घर आओगे। अगला है स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस सन में पेश हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो 1947 में पेश हुआ था। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था। तो रेल बजट को आम बजट में जो है 2017 में मिला दिया गया था। ये तो पहले 2017 से पहले रेल बजट अलग पेश होता था और आम बजट जो है वो अलग पेश होता था, और 2017 के बाद से रेल बजट और आम बजट एक में कर दिया गया है, तब से रेल घाटे में चल रहा है बेचारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। संपत्ति कर, सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर या उत्पाद कर। तो इसमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो संपत्ति कर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है इनमें से, ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर है, पूंजी के लाभ कर ये नहीं है, बाकी उपहार कर है, संपत्ति कर है। अगला है सकल प्राथमिक घाटा किसके बीच का अंतर है। सकल प्राथमिक घाटा जो है वो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज का देय होता है। अगला है जब व्यय राजस्व से अधिक होता है तो उसे बजट ऋण कहा जाता है, घाटा कहा जाता है, आरक्षित कहा जाता है या अधिशेष कहा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, घाटा कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है। पूंजीगत जो व्यय है वो स्कूल की इमारत का निर्माण की तरह माना जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर जो है ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। अगला देखते हैं भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता है। तो भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का जो तात्पर्य है वो होता है मुद्रीकृत घाटे और बजटीय घाटे का जोड़। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो सेवा कर जो भारत में है वो 1994 से 95 में लागू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। तो भारत सरकार द्वारा मार्ग कर जो है वो नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता, टोल टैक्स लगता ही है तो ऑफिशियली नहीं है टोल टैक्स, ठीक है, इसलिए उसको कर में नहीं जोड़ते। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। गुड बाय।